Assalamualaikum, this is Saad from cyclemotors.com.pk। अच्छा, ये हमारी पहली पॉडकास्ट है, ऑडियो पॉडकास्ट है। नासिर भाई है मेरे साथ और फ़हीम है मेरे साथ, जो कि मैं हूँ, और अशान है मेरे साथ। अशान, हेलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसलमान हूँ, अस्सलाम वालेकुम करूँगा मैं। अच्छा, तो अभी हम रास्ते में हैं, हम मरीज़ आ रहे हैं, 3 बज रहे हैं रात के। और नासिर भाई, आज हम बात करेंगे इसके बारे में, म्यूज़िक के बारे में, क्योंकि आप कोक स्टूडियो सुनते हैं और मतलब पिछले जो सारे जो उनके सीजन्स थे वो होता था, लाइव म्यूज़िक होता था, मतलब सारा कुछ लाइव होता था। लेकिन अभी इन्होंने रिकॉर्डेड है, तो अभी ये है तो वैसे स्पेसिफिकली जनजीज के लिए। तो लेकिन आप बताएं कि आपको मतलब कैसा लगा, ये अच्छा था या वही पुराना रखना चाहिए था इनको, या क्या करना चाहिए था? यार, मैं कोई सेकंड सीज़न से कोक स्टूडियो सुनता आ रहा हूँ। मतलब सुनना मैंने बाद में स्टार्ट किया था, पर फर्स्ट और सेकंड सीज़न के जो सॉन्ग्स है ना, वो अभी भी मतलब मेरी प्लेलिस्ट में है। वो जब स्ट्रिंग्स जो था वो एज ए बैंड आया था, अली ज़फ़र शुरू में एज ए सोलो सिंगर आया था, और उस तरह के जो मतलब बिल्कुल स्टार्ट था उस टाइम पे रोहेल हयात ने जो स्टार्ट किया था। तो मैं तो रोहेल हयात का फ़ैन हूँ पर्सनली, अगर मैं देखूँ, क्योंकि जो कोक स्टूडियो है ना वो उसका बेबी है, और जो उसकी कोक स्टूडियो की फील थी ना, वो उसकी रीज़न मेरे ख्याल में वही रोहेल हयात था और रोहेल हयात का म्यूज़िक था। और रोहेल हयात क्योंकि वाटर साइंस से निकला हुआ है, जुनैद जमशेद और उनके सारे म्यूज़िक वो बनाता था, तो वो तो अपने उसमें एक लेजेंड है, तो उसकी एक अलग फील थी। अभी जो है इस दफ़ा को अगर देखें तो वो है जुल्फ़ी। तो जुल्फ़ी नेस्कैफ़े बेसमेंट करता था, जुल्फ़ी के ही सारे बच्चे थे नेस्कैफ़े वाले जो सारे इसके अंदर आए हैं, और क्योंकि वही सारे बच्चे इधर वो लेके आए नेस्कैफ़े वाले, तो इसीलिए सारी एकदम से ना फील चेंज हो गई है। पर उसका फ़ायदा ये हुआ है कि ना कोक स्टूडियो जो डाउन जा रहा था एकदम से, वो एकदम से ना उसको दोबारा से एक बूस्ट मिला है। क्योंकि पहले वाले कोक स्टूडियोज़ ठीक है, रोहेल हयात था, पर रोहेल हयात वाली फील जो है ना वो लोगों को उस तरह से पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए 6 सीज़न के बाद जो है था उसने डिसकंटिन्यू किया और दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए। तो वो जो दरमियान वाले म्यूज़िक डायरेक्टर्स वाली चीज़ है उस पर तो बाद में बात करेंगे। अभी जो नया वाला है, वो नया वाला मतलब है तो बहुत फिट, उसमें कुछ मतलब ऐसे गाने आए हैं जैसे जिस तरह का बूस्ट पिछले सीजन्स में आरिफ लोहार वाली जुगनी को मिला था, या फिर वो जो सम्मी मेरी बार या उस टाइप के गानों को मिला था ना, उस तरह का इस दफ़ा इसमें पसूड़ी को और दूसरा का नयारी जो था उनको भी उस टाइप का बूस्ट मिला हुआ है। मतलब कोक स्टूडियो ने दोबारा से आके अपनी जगह बना ली। आप दूसरे सीजन सुन रहे हैं तो मतलब पहले जिस तरह था ना, मतलब अगर आतिफ असलम कोई भी अभी भी गाना गाएगा, बेशक वो लाइव कोक स्टूडियो में गाए या अभी भी जिस तरह इसने गाया रिकॉर्डेड, तो आतिफ असलम के फैंस फिर भी उसको सुनेंगे। तो इसी तरह अगर पुराने भी कोई सिंगर्स हैं, अब जैसे मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा पुराने सिंगर्स को, मैं स्ट्रिंग्स को भी मतलब उस टाइम से नहीं सुन रहा जब मैं वो नया आया था या जो भी था, अभी मतलब अभी जाके सुना है, कोई 2-3 साल पहले जाके। तो मतलब मैं इतना कोई उनका पुराना वो नहीं था फैन, अभी जाके मैंने उनके गाने सुने। तो अभी इन्होंने मतलब जो किया ना, मतलब तो लाइव और रिकॉर्डेड का जो अभी जो मतलब अभी तक जितने भी सिंगर्स आए वो मतलब पुराने नहीं है, सारे तकरीबन नए ही हैं, मतलब इतने पुराने नहीं है सारे। ये पसूड़ी में भी जो है वो फर्स्ट गाना था उसका, वो लड़की जो है, हाँ लड़की का फर्स्ट था। तो मे बी इनकी ये रीजन भी हो क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, और लाइव म्यूजिक में फिर पता है आपको कि किस तरह सीन होता है, तो इसलिए शायद रिकॉर्डेड। लेकिन रिकॉर्डेड मतलब वो उस तरह नहीं था नासिर भाई के, मतलब बुरा था या यार फिट था वैसे, मतलब फील तो फील थी अच्छी, मतलब मजा पता लग रहा था कि कोक स्टूडियो ही है। अभी वो इसका एवा बी का वो था कॉन्सर्ट था, उसमें भी मतलब सुना है ना, तो ठीक है, वो भी मतलब अच्छी है रैपर, पर वो ना अभी नई नहीं है। तो मे बी शायद उनको ये हो थोड़ा सा कि जो नए नए आ रहे हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए, क्योंकि स्टेज फ्रेट भी थोड़ा सा होता है कि लोग मतलब एकदम से उनको उस तरह से लाइव पे ले आएंगे। इनके रिहर्सल से तो चलती रहती हैं बहुत अरसे तक, पर फिर भी शायद उनको थोड़ा सा ये हो, मे बी ये रीज़न हो। या फिर दूसरी रीज़न ना, मेरे ख्याल में जो जुल्फ़ी है ना, वो परफेक्शन निकालने के लिए ना उसने ये सीन किया होगा कि चलो मतलब निकालनी है तो एक परफेक्ट चीज़ निकालनी है। वो होता है ना कि चलो ठीक है अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, पोस्ट में जाके कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर देंगे, तो शायद उन्होंने इस वजह से थोड़ा सा ये किया हुआ हो। पर ये कि उससे जो कोक स्टूडियो के जो रेगुलर लिसनर्स हैं ना, उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, उनको बस कोक स्टूडियो वाली फील मिल गई है, तो वो बस एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आतिफ असलम ने रैप किया है कौन सा वाला? उसका गाना नहीं सुना?
कोक स्टूडियो वाला, कौन सा वाला? सजन दसना। सजन दसना, हाँ। नहीं सुना? सुना हुआ। हाँ, तो उसमें रैप किया है कहाँ पे किया मुझे यार। मतलब जो उसके वर्सेस थे वो रैप थे ना, मतलब वो नहीं थे नॉर्मल जिस तरह आतिफ असलम के हाँ, गाने मतलब होते हैं। वो वाली वाइब वो डिफरेंट अब चीज आतिफ वाला वैसे ना मेरे ख्याल में उतना ज़ाहिर फेमस नहीं हुआ जिस तरह का वो हुआ है पसूली। ये पता है क्यों? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना ऐसा लग रहा था फोर्स, क्योंकि अब सारी जो भी आ रहे हैं वो रैपर्स आ रहे हैं या इस तरह के आ रहे हैं। तो ये हाँ, इसने अपने आप को बस ऐसा लग रहा है कि फोर्स किया और बस घुसने के लिए ना इसने बस कुछ भी कर दिया है। तो इसलिए ना और इसलिए उसके ज़्यादा मतलब वो फेमस भी नहीं हुआ इसी वजह से। हाँ, मैं भी आतिफ का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर मैंने भी ये सजन दसना ना इतना ज़्यादा नहीं सुना। मतलब मैंने शायद वो महरम जो है वो मैंने ज़्यादा सुना होगा, पसूली ज़्यादा सुना होगा। पर महरम अच्छा था यार। महरम तो बहुत ज़बरदस्त था ना। उसमें एक तो ये कि अरूज आफ्ताब को वैसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। मैंने भी उसको यार मैं भी नहीं जानता था, मैंने इसका पहला गाना सुना ये वाला। मैंने दूसरा सुना है, ये मेरी इस प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ होगा। उसका ना वैसे ही एक लाइव बैठी मन कुन तो मौला की एक है, तो उसने वैसे ही थोड़ा सा एक तरह से नहीं कैजुअल सा क्या होता है कवर गाया हुआ है, तो वो मैंने सुना हुआ था उसका अरूज आफ्ताब का। और बाकी उसका एक दो और भी गाने हैं। मैंने तो बल्कि ये अरूज आफ्ताब को मैं उस तरह से जानता था कि ओबामा ना अपनी स्पॉटिफाई की या कौन सी प्लेलिस्ट शेयर करता है हर साल। ओबामा? हाँ, बराक ओबामा। तो उसकी पिछले साल की प्लेलिस्ट में एक गाना अरूज आफ्ताब का भी था और हमें पता ही नहीं था अरूज आफ्ताब की। तो वो उसको समझ आती है? पता नहीं, अब उसका इंग्लिश शायद इंग्लिश भी हो या उर्दू भी हो। इवन के जाहिर सी बात है म्यूजिक अच्छा हो तो हम अरबिक भी सुन लेते हैं। हमने का नयारी भी सुना है, तो मे भी म्यूजिक एंजॉय करने के लिए चक्रा बना दे। वो क्या था? कोल पंजाबी की मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मैं बस सुनता हूँ क्योंकि मजा आ रहा होता है। यार अब ये कन्यारी की मैंने अब आके सबटाइटल्स आए हैं। कन्यारी भी मुझे समझ नहीं आती। हाँ, पर अब सबटाइटल्स के साथ वैसे अब ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत समझ आ रही है। बलोची है? हाँ, वो बलोची में है। नहीं, सिंधी नहीं है। नहीं, बलोची है यार, सारे बलोच। ईवाबी और कैफी खलील दोनों वही हैं यारी के। ये हमारी दूसरी आगे वाली गाड़ी पता नहीं क्यों रुकी हुई है। ये बार-बार हमारा वेट कर रहे होंगे ना कि हम थोड़े से स्लो हैं। वो विन डीजल है ना, वो आगे वाला बंदा वैगन आर लेके निकला है। विन इनको डीजल कह देते हैं कि तुम लोग ना बस जहाँ पे कोई वो आए ना ऐसा मोड़ जहाँ पे रास्ता ना पता चल रहा हो, बस वहाँ जाकर रुकना, हम तुम्हारे पीछे पीछे आते रहेंगे। यार मतलब अब ये जो मतलब हम बात करें ना, ये मतलब ऐसे नहीं है कि हम बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, घंटा कुछ नहीं पता हमें। हम बस गाने सुनते हैं और हम बस वैसी कॉन्वर्सेशंस करते हैं। हम बस अपनी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये कोई हमारा वो नहीं है कि मतलब हम एक्सपर्ट ओपिनियंस नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रिव्यू नहीं है, ये सिर्फ हमारे ओपिनियंस है और हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं। हम नूब्स हैं म्यूजिक में। मैं आपको गाना भी सुनाऊंगा पॉडकास्ट के आखिर में, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हम कितने फंदे खान हैं। अच्छा नासिर, अपना कोक स्टूडियो का सबसे मतलब सारे सीजन का मिला के सब अपना फेवरेट गाना बताएं यार। एक नहीं हो सकता मुझे पता है, हाँ। लेकिन फिर भी मतलब जो गाना आपको ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी भी सुनेंगे तो बोर नहीं होंगे उससे। यार मैं वो सोच रहा हूँ इतने सारे गाने, क्योंकि मेरी आधी प्लेलिस्ट जो है ना वो कोक स्टूडियो है। यार मुझे भी मतलब ना मुझे भी समझ नहीं आता ये पता नहीं मैंने पता नहीं सवाल ही क्यों किया मुझे। हाँ, तो और सारे कोक स्टूडियोज मतलब सीजन 2 से लेके अभी तक वो पूरी एक लिस्ट जो है ना आधी तो वो रिपीट भी लगी होती है। बंदा सुनता रहता है जब बंदा जरा काम कर रहा होता है ना उस टाइम। यार नासिर भाई एक तो आपदा परवीन जो सूफी कलाम है ना भाई, वो का मजा आता है भाई रात को। यार अगर वीकेंड आए कोक स्टूडियो में वीकेंड तो कैसा होगा? यार वैसे इन्होंने ना एक वो पिछले सीजन में किया था, वो उसको रनअवे वाले कौन सी थी, क्रैवेला नहीं, रनअवे जिसका है सॉन्ग, उनको लेके आए थे। ये वो अमेरिकन पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, उनका मतलब कोई इंग्लिश ही बैंड है, वो गाते भी इंग्लिश है सब कुछ, तो उनको ये लेके आए थे उसके अंदर। तो उन्होंने एक मैशअप टाइप बनाने की कोशिश की थी, तो वो अच्छा तजर्बा था, पर वो भी उस तरह से नहीं निकल सका जिस तरह का इन्होंने शायद एक्सपेक्ट किया हो, पर वो एक अच्छी चीज़ थी। चलो यार वैसे मतलब वीकेंड और मतलब उनका तो अलग ही सीन है। बोहेमिया ने भी किया। हाँ, बोहेमिया जब आया था ना, तब जो बोहेमिया फैंस थे वो तो उछल रहे थे उस टाइम पे यार। लेकिन जो उसका इससे रीसेंट सीजन में गाना आया था, मतलब उसके पता नहीं कोई
खास वो नहीं आया था इस दफा नहीं, मगर जो पिछले शुरू में थे ना, शुरू में मुझे याद है शुरू में हम यूनिवर्सिटी में थे तो उस टाइम जब बोहेमिया आया तो बोहेमिया के 1-2 फैंस थे मेरे दोस्त, वो तो ना बस चले हो गए थे बोहेमिया को। बोहेमिया उसका जो वो है बीनी और आगे सनग्लासेस वो वाला स्टाइल यार। फिर तब आके, हालांकि बोहेमिया को मैंने पहले सुना पर बहुत कम, पर इसमें आके फिर मुझे ये पता चला कि ना वो है मतलब बोहेमिया के रैप के अंदर कोई लिरिक्स हैं, कोई मतलब उसने कोई काम की बातें की हुई हैं, बस फजूल में नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, आपने उसका ये सुना जो रिसेंट सीजन में आया था गाना? रिसेंट सीजन में कौन सा वाला था यार मुझे नाम भूल गया, लेकिन अच्छा था। अभी टाइम क्योंकि काफ़ी हुआ है और मैं ना मेरा ज़्यादा फोकस असल में ये रोड की तरफ है, तो इसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कौन सा था। हालांकि मैंने सुना, मुझे नाम भूल गया, लेकिन अच्छा था। बोहेमिया का किसके साथ था? अकेले सोलो था। अच्छा, ये पिछले ही सीजन में? हाँ, उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, दिल टूटे के साथ वो वाले सीजन के अंदर। हाँ, वो मेरा ख्याल है, पता नहीं, शायद मैंने सुना हो एक आधी दफ़ा। पर अभी भी बोहेमिया के अगर बेस्ट है ना, तो वो जो पिछले सीजन में उसके साथ आया था चकवाल ग्रुप के साथ, और एक और था, मतलब उसके अंदर यार लिरिक्स थे ना, 1 2 3 दफा फसाना होती जिंदगी, आज मेरी बारी कल तेरी जिम्मेवारी, कदे रुकदी नहीं सदा जारी रहती जिंदगी। मतलब कोई है, कोई सिर्फ वो नहीं है कि जो मतलब आमतौर पे जो रैपर्स का होता है ना कि बस राइम कर दिया। और मुझे तो, मैं अब क्या कहूँ, इनको जो इंडियन रैपर्स हैं उन्होंने तो मतलब सीन ही अलग किया हुआ है ना, उनके साथ तो बोहेमिया को मिलाया नहीं जा सकता यार इसके रैप। अच्छा नासिर भाई, मेरी गाड़ी ऑटो, बिली आइलिश को लोग कहते हैं कि विस्पर करती है, फजूल है, और इसी तरह हसन रहीम का सीन है कि विस्पर कर रहा होता तो यार मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करते कि अच्छा है या जो भी है, मतलब एमी फेमस हुआ है तो आपको अच्छा लगता है? यार ये दोनों जो सिंगर्स हैं ना, इनकी ना अपनी ऑडियंस है, इनकी अपनी ऑडियंस जो है वो इनको सुनेगी, इनको सर पे बैठा के रखेगी। जो इनकी अपनी ऑडियंस नहीं है, अपनी ऑडियंस मतलब वही जो जिनको इनका मतलब इनका सिंगिंग स्टाइल वगैरह पसंद है, हाँ वही ज़्यादा सुनेंगे। अब हसन रहीम का मुझे तो पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब उसका ये जूना और 1-2 और थे ना यार, मुझे तो उसके सारे गाने अच्छे लगते हैं यार। मतलब उसका ना एक अपना स्टाइल है, तो इसलिए जिनका अपना स्टाइल होता है उनकी अपनी ऑडियंस होती है, तो इसीलिए वो हर किसी को ना वो पसंद नहीं आता। बिली आइलिश मैंने वैसे ज़्यादा नहीं सुनी है, इसका 1-2 ही सुना था, वो जिसके अंदर पता नहीं वो म्यूज़िक बड़ा उसका फेमस हुआ था। तो ये ऐसी हसन रहीम, इसके अलावा कुछ अब हमारे इस्लामाबाद के सिंगर्स हैं, कुछ नए सिंगर्स हैं, ये मारिया मुनीरा जो है, इसकी भी अपनी ऑडियंस है। अब हालांकि ये इसको चाहे मतलब सब कहें कि बहुत ज़बरदस्त है या जो भी है, मतलब ठीक है, अच्छे सिंगर भी है, पर इसकी भी ना ऑडियंस अपनी है। अब इसकी अपनी ऑडियंस के अलावा अगर किसी और को सुनाएंगे ना तो वो कहेंगे यार नहीं, पता नहीं, मज़ा नहीं आया, ये वो। तो इस तरह का सीन होता है ये, मतलब जिनका अपना थोड़ा सा स्टाइल होता है ना यार। हाँ, मतलब बिली आइलिश और हसन रहीम, और मतलब इनकी ना बीट्स बहुत ड्राई होती है, और इस तरह ना मतलब कभी कभी नहीं होता कि आपको ना मतलब म्यूजिक सुनने का भी दिल करे, लेकिन ना नहीं भी कर रहा, क्योंकि ना मतलब सर में दर्द हो रही, या इंस्ट्रूमेंट्स चुभते हैं ना कभी कभी। तो इनके गाने ना कभी आपको वैसे नहीं फील, क्योंकि इनकी ना इतनी ड्राई बीट्स होती हैं और इतने सूथिंग होते हैं ना गाने कि मतलब बंदे का दिमाग, मतलब सर में दर्द नहीं होती, मतलब बंदा किसी भी टाइम। मूरू का भी यही सीन है, मूरू का तो बहुत उसका स्टाइल है, मतलब बहुत मतलब सूदिंग गाने होते हैं और बहुत मजे के होते हैं, मतलब हाँ मजा आता है मतलब। अच्छा, वो कौन सा सिंगर है जो बहुत वायलेंस कंटेंट दिखाता है? पाकिस्तानी? हाँ, पाकिस्तानी, जिसमें वो बहुत सारी कोई एक्सीडेंट दिखाया है। ये फारिस शफी। हाँ, फारिस शफी। अब ये फारिस शफी ऑन द माइक, फारिस ऑन द माइक। वो रील स्टोरी, हेलो, मतलब जो हालात, पंजाब हो या सिंध, मकान हो या पिंड, मेरे सर पे पूरे बाल हो या टिन, उस पे वो बहुत सारे बैन लगा दिए जाते हैं जी भाई, ये नहीं होना चाहिए जी, उस पे मतलब बहुत वायलेंस कंटेंट डाल रहा है। ओए यार, तुम लोग ना सिर्फ भाई आप लोग चुप करें, ये इधर मामलात वैसे ही खराब हुए हैं थोड़े से, तो इस टॉपिक की तरफ ना जाएं आप फारिस शफी पे ही रहें, उसके आगे अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। फारिस ऑन द माइक, फारिस ऑन द माइक। यार फारिस शफी, मैं कहता हूँ कि हालात पिच बनाता है वो। यार फारिस शफी का अभी तक मैं कह रहा हूँ एल्बम क्यों नहीं आया कोई अभी तक यार, मतलब ना वो क्या कहते हैं यार, इतना कोई डीप नहीं पता ना मुझे भी कि गाने कैसे लिखे जाते हैं, और तो इसलिए ना उस पे नहीं, मतलब मैं वैसे ही अभी सुफियाना कलाम ये फिर ये तो अलग कर लो फिर। अच्छा, वो वाली फिर एक बिल्कुल अलग डिबेट है, जो ये सुफियाना कलाम और वो वाला म्यूजिक,
और मतलब जो म्यूज़िक को आप कह लो हलाल लीगल या इस तरह जो भी उसको कहना नासिर भाई आपने बनाई हुई स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट? मैंने अपनी बस लाइक। अच्छा यार, अगर किसी ने ना मेरी प्लेलिस्ट सुननी है, पता नहीं कोई देखेगा भी नासिर भाई ये पॉडकास्ट या नहीं। अच्छा, जिसने भी देखी है, तो अगर किसी ने मेरी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट सुननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो बहुत मिक्स होगी, मतलब शायद एक गाना एमिनेम गाएगा, दूसरा नुसरत फतेह अली खान गाएगा, तो तीसरा दुखी आत्मा वाला आएगा। हाँ, तो बड़े अजीब अजीब सा सीन होगा। तो हाँ, क्या कहाँ थे हम? स्पॉटिफाई। अच्छा, अभी हम नासिर भाई मरी के रास्ते में हम यार। बहुत नासिर भाई वाले रास्ते यार, नहीं बड़ा मजा आ रहा है यार। गोल घूम रहे हैं, मुझे तो पसीने आ रहे हैं यार, गर्मी लग रही है। बोल। एक बिल्कुल अलग डिबेट है म्यूजिक दूसरे म्यूजिक वाली, पर एक्चुअल में म्यूजिक जो मतलब ना सिर्फ एक आर्ट नहीं है, म्यूजिक के पीछे ना पूरी एक साइंस भी है, जो मैंने अपने क्या नाम है रोयल याद, अब मैं बार बार उसी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक फ़ैन भी हूँ और कोक स्टूडियो के अब्बू भी हैं वो, तो शायद इसीलिए। तो रोयल याद की एक वो है इंटरव्यू है, बहुत फिट है, 2 घंटे का है, थोड़े लोग बोर हो जाते हैं तो इसीलिए ज़्यादा सुनते नहीं हैं, तो पर वो बहुत फिट उसका इंटरव्यू है, जिसमें ना उसने मतलब ये बताया है कि जो म्यूज़िक ठीक है, हर बंदा ना आर्ट के तौर पे उसको देखता है, पर उसके पीछे साइंस क्या है, फिलॉसफी। हाँ, फिलॉसफी के बजाय साइंस के लॉ ऑफ रेजोनेंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस टाइप की चीज़ें उसने बताई हैं। लॉ ऑफ रेजोनेंस वो होता है कि मतलब वो वेव्स होती हैं ना, साउंड वेव्स, तो अब एक तो साउंड वेव्स हैं, दूसरी चीज़ ये है कि उसके लिए आपको थोड़ी सी क्वांटम फिज़िक्स जो है उसको थोड़ा सा वो मतलब देखना पड़ेगा। क्वांटम फिज़िक्स ये होती है कि हमारी जो बॉडी है या दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, जो भी मैटर है वो मतलब वो एक मैटर भी है, और अब आके साइंटिस्ट को पता चला है कि वो ना मैटर्स के साथ वेव भी है। तो अगर इसको हम थोड़ा और डीप देखें तो हमारी बॉडी जो है ना, सारी जो एक पार्टिकल से जो फिज़िकल बॉडी है उसको हम देखते हैं ना, तो वो सारा मैटर है। तो इसका शायद वो ब्रेकिंग बैड में भी एक सीन था ना, उसमें वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ठीक है आपकी ये जो अगर आप अपने पूरी बॉडी के पूरे पार्टिकल्स और इन सब को कैलकुलेट करें तो इसका इतने 99% जो है ना वो बनता है इसका मैस। तो उसके बाद कुछ परसेंटेज जो है वो रह जाती है, वो क्या है, अब उसको वो फिर कहते हैं कि ये ना आपकी वो है सोल है। तो मतलब इसका एक ना ये थ्योरी थी उनकी, जो मतलब ठीक है मानने वाली भी है कि इतने % जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो बाकी है क्या। इसी तरह से डार्क मैटर और मतलब जब आप स्पेस में जाते हैं ना, तो स्पेस के अंदर एक वाह क्या सीन है, क्या नज़ारा है यार। तो स्पेस में जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, उसमें ना जो चीज़ें उनको नहीं पता चल रही होती, जो कैलकुलेशन पूरी नहीं हो रही होती, वहाँ पे डाल देते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी और इस टाइप की चीज़ें। तो इसी तरह से उन्होंने अपने ह्यूमन के मैथ्स के अंदर ये वाली चीज़ डाल दी कि ये वो है, तो इसका मैथ्स जो है ना ये रूह है। तो एक तरह से साइंटिफिकली एक तरह से ना कल उन्होंने ना ये बताया हुआ है कि ये वाली चीज़ है। तो अब हम थे मैटर और वेव पे, तो हर पार्टिकल दुनिया में उसके अंदर मैटर की भी एक वो है खुसूसियत है और वेव की भी है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मैटर भी है और वेव भी है। अब मैटर तो फिज़िकल है, हमारा ब्लड एंड फ्लैश जो भी है, और उसके बाद जो वेव है, अब जो लॉ ऑफ रेजोनेंस है, वो लॉ ऑफ रेजोनेंस क्या है कि किसी दूसरे के साथ हमारी अटैचमेंट या फिर हमारी किस तरह से एक तरह से कह लो आप मैच करते हैं, आपकी वाइब्स मैच करती हैं या इस तरह से जो भी होता है, तो उसमें ये होता है कि आपके रेजोनेंस, आपकी वेव्स, आपकी जो वेव की मोशन है वो उसकी वेव मोशन के साथ मैच कर जाती है। जब दोनों सिंक करते हैं तो फिर उसको आप कह लें साइंटिफिक वे में कह लें, लव का नाम देते हैं। तो इसी तरह से अगर आप वो देखें ना, उसमें उसने ये एग्जांपल भी दी थी कि अक्सर कुछ वो होते हैं सिंगर्स होते हैं, वो ओपरा करते करते ऐसी आवाज़ें निकालते हैं शीशे तोड़ देते हैं। तो ये सच है? हाँ, मतलब तानसेन के बारे में उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि उसकी जो हाँ वेव्स जो होती हैं, इसकी वेव्स उसकी वेव से मैच करती हैं, और फिर जैसे ही हल्का सा एक आता है उसका पॉइंट, तो वो शीशा जो है ना ब्रेक कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लास है वो वाइब्रेट कर रहा होता है उसके साउंड वेव्स के साथ साथ। तो ये वाली चीज़ तो होगी आपकी मैटर और वेव वाली। तो इसी तरह से जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक को जो आम तौर पे अब हम एज ए मुस्लिम उसको माने या ना माने कि उसको कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा है, तो उसके पीछे जो साइंस है ना उसको इसीलिए कहते हैं कि मतलब आप क्योंकि वो वेव्स हैं और वेव्स के साथ आपकी ये वेव्स मैच कर जाती हैं, तो इसीलिए म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है। एक कानों के अंदर जो है वेव वो अलग है,
और जो आपकी अपनी एज ए मैटर पार्टिकल और उसका जो वेव्स की जो खसूसियत है, तो वो वाली चीज़ एक अलग है। तो इसके पीछे ये लॉ ऑफ रेजोनेंस और ये वाली चीज़ें की एग्जांपल है कि इसके ये म्यूज़िक सिर्फ एक वो नहीं है, आर्ट नहीं है, इसके पीछे साइंस भी है। अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ। लेकिन मुझे पता है कोई नहीं देखेगा यार वो ना बहुत बोरिंग है, मतलब ना शुरू में भी, क्योंकि वो एक टीचर बैठा हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, एक छोटा सा लेक्चर हॉल है, पर जब वो इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू करना। दूसरा फिर ये भी होता है कि अब क्वांटम फिजिक्स हर बंदे को नहीं पता, और ये लॉ ऑफ रेजोनेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये वाली चीज़ें नहीं, बोरिंग तो उसी के लिए होगा ना। अगर है कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड तो वो तो देखेगा। हाँ वो देखेगा। जो एवी है मतलब जो सुनता बस गाने, जो हाँ बस सिर्फ सुनता है, अब इवन कि मुझे मतलब उतरता नहीं है म्यूजिक में, तो वो नहीं देखेगा। हाँ थोड़ा सा एक और चीज़ भी होती है नजर भाई, ये होता है कि कोई म्यूजिक सुन रहा होता है बंदा, तो वो चीज़ अपने पे भी ले रहा होता है, मतलब अपनी लिंक कर रहा होता है अपनी लाइफ के साथ, लिंक कर रहा था कि हाँ जी मैं हूँ जी भाई, वो सारा वो वाली चीज़ है आपके माइंड के साथ कनेक्टेड। मतलब ये जो था ना, ये सारी साइंस थी। अब ये वाली चीज़ अब आ गई है, ये फिलॉसफी, या फिर इसको कहें कि क्योंकि आपका सारा ये माइंड की गेम है ना, तो आपके माइंड के साथ, क्योंकि वो आप इसको फील इसीलिए कर रहे होते हैं कि उसके या तो वर्ड्स या फिर वो गाना आपने किसी टाइम पे किसी के लिए सुना होता है, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में सुना होता है कि ना आपको वो मतलब वो वाली चीज़ याद आ जाती है, आप रिकॉल करती हैं, आपका माइंड जो है ना उस तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको वो वाली चीज़ ना आपके माइंड को हिट करती है। गाना ऐसा होता है कि हाँ यार ये वाला गाना हमने कॉलेज टाइम पे सुना है, स्कूल टाइम में बहुत सुना है जी। तो अच्छा, ये मतलब नासिर होता है, नासिर भी तेरे साथ भी होता होगा शान, कि मतलब एक गाना है, फर्स्ट कर लो कोई सैड सॉन्ग है, या मतलब कोई ऐसा गाना है, पार्टी सॉन्ग नहीं है बेसिकली, मतलब एक लिरिक्स है उसमें, सही है, उसमें ना उसकी बीट इतनी खास नहीं, लेकिन उसमें लिरिक्स हैं और वो बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, वो आपको बड़ा अच्छा लगता है जब आप अकेले सुनते हैं। लेकिन फिर जब वही गाना आप वैसे सुनते हैं जब मतलब दोस्तों के साथ बैठे हैं कहीं, इस मतलब कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, इस तरह के टाइम पे जब आप सुनते हैं ना, तो वो गाना आपको अच्छा नहीं, बल्कि मतलब बुरा लग रहा होता है। तो मतलब कुछ लोग होते हैं जो म्यूजिक सिर्फ सुनते ही बीट्स के लिए, कुछ होते हैं जो सिर्फ लिरिक्स के लिए सुनते हैं, और कुछ होते हैं मेरी तरह के जिनका अजीब ही सीन होता है कि अच्छा मेरे साथ ये मतलब दोनों चीजों के लिए सुन रहे होते हैं। मतलब लेकिन मैं बीट के लिए ज्यादा नहीं सुनता, क्योंकि अक्सर ना, अब जैसे देख लो ये जो पंजाबी के हैं यार, सिंगर्स के नाम नहीं आते मुझे यार, कौन से वाले, ये यार ये हो गया या सिद्धू मूसे वाला हो गया, चलो ये तो फिर भी ठीक है यार, और जो है गए गुजरे, और ये उधर भी है, रैपर्स भी यार, मम्बल रैपर्स इतने सारे पंजाबी के, ये 69 को देख लो, और नहीं अंग्रेजों की बात करूँ, अच्छा उनके लिरिक्स जिस तरह होते हैं यार, नासिर भी कसम से आप उनके लिरिक्स देखेंगे ना, आप बोलेंगे क्यों इनके इतने फॉलोअर्स। पता है क्या, मैं मम्बल रैप जो है ना, वो मैं ज्यादा सुनता हूँ, मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा होता, लेकिन मुझे ट्रेविस स्कॉट पर्सनली बहुत पसंद है, और उसकी बीट ज़्यादा पसंद है। और जो सम टाइम ये होता है कि मैं जब गाना कुछ सुन रहा होता हूँ, अवल तो मैं वो काम कर रहा हूँ ना, तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा फोकस उधर है, ठीक है, या फिर रिलैक्स होकर मैं गाना सुनूँ, तो फिर मेरा फोकस जाता है हाँ ये चीज़, ये लिरिक्स पे बेसिकली यार। लेकिन काम करते हुए तो मैं यही सुनता हूँ, एमिनेम सुन रहा होता हूँ, या फिर मैं वीकेंड सुन रहा होता हूँ, लेकिन मतलब यार एमिनेम के ना, मतलब एमिनेम के कुछ गाने हैं ना जो मतलब मुझे ना जगा देते हैं, वीकेंड के भी हैं कुछ पुराने, और एमिनेम के तो काफी सारे गाने। यार कोई भी इस तरह के गाने भी अगर तुमने उसकी लिरिक्स वगैरह पढ़ के तो वो समझे हुए हैं ना, फिर वो तुम्हें ना मतलब डिस्ट्रैक्ट करते हैं काम करते हुए। मैंने इसके लिए रखी हुई है नैन्सी अजरम, जो अरबिक गाने हैं जिसकी समझ आती नहीं है, और बंदा जो है ना इसमें ये होता है कि मैं अक्सर अगर लेट नाइट काम करना हो तो मैं अक्सर गाने सुन रहा हूँ, तो मतलब मैं बहुत जल्दी नहीं सोता, फिर मैं लेट काम करके सोता हूँ यार। ये मेरा भी यही सीन होता है, अगर मैं गाने ना लगाए हो ठीक है, फिर भाई जल्दी नींद आ जाती है, बंदा सो जाता है यार। नहीं, अगर नासिर भाई, अगर मुझे लिरिक्स भी पता है ना उस गाने के, और मुझे पता है कि ये गाना मुझे रुला भी देगा, लेकिन मैं फिर भी ना, मुझे मजा आ रहा होता है, और मैं जाग रहा होता हूँ, मैं वाइब कर रहा होता हूँ गाने के साथ, और मैं काम कर रहा होता हूँ, मैं हिल रहा होता हूँ लिटरली, और मैं फिर वो स्केचेस बना रहा होता हूँ, लेकिन मुझे मजा भी आ रहा होता है काम करने का, डिजाइन वगैरह बनाने में ना, क्योंकि आपका ठीक है फोकस उस तरह से डाइवर्ट नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने क्या करना है। उसमें बंदे की एक तरह से हाथ चल रहा होता है ना। तो अब मेरा एक दोस्त है हमारे, हाफिज साहब, बहुत अच्छे हाफिज साहब क्या करते थे, वो ना जब मैथ्स करनी होती थी ना,
तो साथ उसके गाने चल रहे होते थे। अच्छा, हाफिज साहब नासिर भाई के दोस्त हैं। हाफिज साहब मतलब वो कारी नहीं समझ वैसे हाफिज साहब अच्छा चलो हाफिज साहब नहीं कहते, अब क्या मैं आपको हाफिज साहब गाने सुनते थे। और वो अब मैंने दे दिए नासिर भाई को, दे बता दिए ना। सईद चौधरी साहब जो हैं वो आजकल क्या कहते हैं पाकिस्तान से बाहर वो हो गए हैं, अपने आप को उन्होंने खुद जिला वतन कर दिया है। एक रोजगार तो नहीं, पढ़ाई के चक्कर में रोटी कमाने गए, बच्चों की रोजी कमाने पढ़ाई के चक्कर में। तो वो जो थे उनका ये सीन था कि वो मैथ्स करते हुए जो है म्यूजिक चल रहा है। अब मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ कभी यार, मैथ करते हुए तो नासिर भी मेरे से भी नहीं होता। मैं मेरी तो वैसी सप्ली यार, उसकी मैथ्स अच्छी थी ना, मेरी मैथ अच्छी नहीं थी, मुझे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था। तो उसका फ्लो ऐसे चलता था जैसे हमारा आर्ट में चलता है कि जी ठीक है पीछे कुछ भी चल रहा है वो कर लेगा। तो इसी तरह से ये आर्ट के अंदर भी है, जैसे तुम्हारा पता है कि तुम्हें इलस्ट्रेशन का तुम्हारा माइंड एक जगह सेट हो गया कि तुमने ये चीज़ बनानी है, उसके बाद पता होता है कि मैंने कौन सी लाइन कहाँ लगानी है, अपना माइंड खुद ही चल रहा होता है। फिर वो जो म्यूज़िक है ना वो बस साथ ना एक सिर्फ अपने आप को फ्लो में रखने के लिए। और अक्सर ये भी होता है कि बंदा करते करते ना कुछ भी चल रहा हो तो चली जा रहा होता है, बंदा अपना काम करे जा रहा होता है, वो बस सिर्फ एक फ्लो बनाने के लिए पीछे कुछ ना कुछ हल्का। अच्छा नासिर भाई, जिस तरह बोहेमिया है ना, मतलब गानों में ना मतलब स्टोरीज बता रहा होता है। हाँ, और भी मतलब काफी सारे रैपर जो स्टोरीज बताते हैं, लेकिन ना जिस तरह उसकी बोहेमिया की होती है शायरी, इसी तरह उसकी होती है कान्ये वेस्ट की। आपने शायद उसके गाने नहीं सुने ज्यादा, लेकिन यार उसका भी यही सीन है। मतलब ना उसकी शायरी होती है, बस फर्क ये है कि वो इंग्लिश में करता है। यार इतनी उसकी फिट है वो, उस पर देखिए हम जीनियस पे ना, तो उस पर लिरिक्स आते हैं और लिरिक्स पे ड्रैग करें अपना माउस, तो किसी भी लाइन पे क्लिक करें या उस वर्ड पे क्लिक करें तो एक तो उसकी वो सारा राइमिंग वगैरह सारा कुछ आ जाता है, क्या चीज़ किसके साथ राइम कर रही है, और उस लाइन के पीछे पूरी स्टोरी आ जाती है कि ये इसने क्यों बोला था, ये इसने क्यों बोला था। तो जब उसमें घुसते हैं ना तो फिर आपको ना समझ आती है कि ये मतलब इतने, और उसके गाने बहुत छोटे होते हैं यार, लेकिन इतना फिट है ना, इतना फिट, मैं क्या बताऊँ आप। मैं वैसे ज़्यादा इसमें घुसता इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर कोई इस तरह गाना पसंद आ जाए ना, फिर मैं ना उसको उधेड़ के रख देता हूँ कि ये है क्या, सिंगर क्या है, वर्ड्स क्या है, लिरिक्स क्या है, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन था और क्या सीन है। और इस तरह करके ना फिर मसला ये होता है कि अभी जैसे ये था ना कन्हैयारी, ये अच्छा गाना था, ये मैंने शुरू में सुना कि लिरिक्स नहीं थे तो बस सुनते घंटा समझ आया नहीं। हाँ, फिर उसके बाद अब लिरिक्स आए हैं तो अब मैं ये सुन रहा हूँ तो ना अब क्योंकि पूरा मैंने नहीं सुना, पूरा मुझे उसके वर्ड्स नहीं मतलब उस तरह से याद, या फिर उसका ट्रांसलेशन नहीं पता कि क्या है, तो जितनी पता है ना तो मेरा माइंड ना वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसको समझने के चक्कर में। मैं तो सिर्फ बीट के लिए सुनता हूँ। हाँ, वो तो जब गाड़ी में बैठे हों चल रहे हों तो फिर बंदा बीट के लिए सुन रहा होता है, पर जब भी मैं इस तरह वैसे सुन रहा हूँ ना फिर मेरा माइंड जा रहा होता है उधर, अच्छा इसका मतलब मैंने ये पढ़ा था, इसका मतलब ये पढ़ा था, तो माइंड थोड़ा उधर को जा रहा था। यही मसला मेरे साथ ना ये अरबिक गानों का, नैन्सी अजरम का भी ये मसला हो गया कि कुछ उसके गाने जो थे ना उनके मैंने गलती से जो थे ट्रांसलेशन देख ली कि ये है क्या। फिर उस टाइम बंदे के माइंड में जैसे उर्दू गानों का होता है ना, जैसे महरम है ना, ये इसके तो वर्ड्स मतलब ना, हाँ यार महरम तो बहुत डीप है। हाँ, मतलब वो बंदा ना सुन के तो उसको समझ भी रहा होता है, साथ साथ अपने ऊपर एक तरह से तारीफ कर रहा होता है। उसके बाद एक गाना ये, और उसके बाद ये वो जो फासले उसका है जाफर जैदी जो था वो कोक स्टूडियो के अंदर, तो उसके नासिर भाई की प्लेलिस्ट का नाम है मैयत प्लेलिस्ट, क्योंकि नासिर भाई की प्लेलिस्ट में सारे गाने मतलब आप भी नासिर भाई की गर्लफ्रेंड को मिस करेंगे। सुफियाना कलाम सारे कुछ रोने वाले गाने हैं, कोई स्ट्रिंग्स है, कोई कोक स्टूडियो है आधा। चलो हम तो मिक्स चलते हैं ना, नासिर भाई मिक्स नहीं चलते ना। ये नासिर भाई ने गाना पॉज किया भाई, ये सुने आप। यार स्ट्राइक तो नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है, क्लेम आएगा। अच्छा, तो नासिर भाई ये पॉज किया तो नासिर, हाँ सॉरी यार, मैं नासिर भाई आपके दुख नहीं बताऊंगा, ये तो अली सेठ ही है ना। हाँ, लेकिन मैं दुख नहीं बताऊंगा कि ये गाना आपने क्यों रखा हुआ है। यार इसका तो बस हम ही बीट में, ये तो पंजाबी गाना है। हाँ, ये तो कोई इसका मतलब कोई इतना नहीं है, ये तो शायद मेरे ख्याल में नासिर भाई ने शुगर के लिए कॉपी किया। अब इसमें बहुत से ये तो बेसिकली ये टप्पा है जो शादियों पे, और बड़ा एक पुराना गाना जो है। और नसीब में पश्तो के गाने सुने आपने? पश्तो की भी सुनी है, रहीम शाह के 2-4 सुने हैं। और मुझे हम हमने पश्तो का भी सुना है, हमने इंग्लिश का भी सुना है, हमने बलोची भी सुना। वो यूनिवर्सिटी में मेरा, वो कॉलेज में मेरा एक दोस्त होता था एमल खान, वो भी आजकल बाहर चला गया यार, एक तो आधी वहाँ बाहर चली गई, तो उसने मुझे पश्तो भी सिखाई थी और थोड़ी बहुत जो भी आती है बेसिक्स, तो और उसी ने ना, मैं गाने सुनता था फिर मैं उससे पूछता था इसका मतलब क्या है, तो उसी के साथ जो थे ना ये रहीम शाह के कुछ गाने जो थे उनकी मतलब बीट बहुत फिट थी, तो वो वाले भी फिर उसके साथ यार वो पश्तो गानों का तो सीन ही अलग, वो तो सारे मतलब ना वो
शादियों वाले ही हैं वो, तो वैसे ही मतलब वो वाले गाने। फर्स्ट वाले गाने बड़े फनी भी हैं यार मुझे। पश्तो के गाने नहीं, पश्तो की ना सिर्फ पश्तो की आपने मूवीज देखी है? हाँ, वो मैंने क्रिस्टोफर नोलन क्या है इनके सामने, आपको पता है? मैंने मूवी कभी पूरी नहीं देखी क्योंकि समझ नहीं आती ना, वो पश्तो में होती है, तो मैंने बस वो उनके थोड़े बहुत वो गाने भाई तमिल को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। नासिर भाई वो आपको पता नहीं है? जहांगीरे का मुझे पता है, जहांगीरे बड़ा फेमस एक्टर है। अरबाज खान की भी कुछ आती हैं, पर हम उसके बाहर जा रहे हैं, बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं यार नासिर भाई चलो जो भी है मूवीज का, यार आप पेशावर जाओ ना तो रिक्शा के पीछे ना इतने फिट किस्म के आर्टवर्क्स बनाए होते हैं ना, इलस्ट्रेटेड। मुझे समझ नहीं आती बनाता कौन है, लेकिन इतने लेवल के होते हैं ना यार, वो पेंटर्स बनाते हैं यार, बहुत कमाल बनाते हैं यार। पहले मैं नोट नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने शुरू किया ना डिजिटल आर्ट, तो मैं अब देखता हूँ और मुझे अब पता, मतलब इतने फिट होते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती कि कौन बनाता है यार। कदर भी नहीं करता वो लोग, पता नहीं उसको अजीब। जो भी ये मूवी बाढ़ में गई, लेकिन जो उसके पोस्टर्स होते हैं और जिस तरह की उसके वो इलस्ट्रेशंस होती हैं, वो बहुत कमाल होती है यार। और अक्सर होती इनकी इलस्ट्रेशंस है पोस्टर्स की। तो आगे निकल गए हैं, तो मुझे इन दोनों गाड़ियों से थोड़ा आगे। अच्छा यार, तो कितना हो गया यार? 34 मिनट्स हो गए। तो ये तो हमारा मतलब कुछ भी नहीं था। अच्छा ना, आउट्रो क्या होगा हमारा? इंट्रो और आउट्रो। यार इंट्रो तो हमने हमें फजल सा एक दे ही दिया। आउट्रो ये है कि हमें दें इजाजत, हमें दे ना। हम अपने कौन सा वो कोई रेडियो एफएम से शुरू किया था, उसका आउट्रो वो था साइकिल मोटर्स। हाँ, जो भी था साइकिल मोटर्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद फ्रॉम साइकिल मोटर्स। तो अच्छा, हम आपसे इजाजत चाहेंगे, मिलते हैं हमारा टाइम अगले पॉडकास्ट के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत अच्छी गुड अल्लाह हाफिज़। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, वो पता नहीं कब आएगी, ये वाली भी पता नहीं कब आएगी, लेकिन आएगी जरूर। मुझे ये तो नहीं पता कि कब और कैसे आएगी, लेकिन ये पॉडकास्ट आएगी जरूर। अल्लाह हाफिज़।